रायबरेली में राहुल गांधी के एक बयान से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी निशाना साधा। पहले राहुल गांधी के ये दोनों बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचाते। मगर आप हम जब घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी रायबरेली में स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बहुजन स्वाभिमान सभा को भी संबोधित किया। राहुल की इस टिप्पणी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक्स पर लिखा, जिन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाई, जिन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया, क्या वो गद्दार हैं? या जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दी, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, वो गद्दार है। देश की जनता सब देख रही है, सब जानती है और समय आने पर आपको जवाब भी देगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये राहुल का 7वां यूपी दौरा था। इस दौरे में राहुल ने मंच से बार बार संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। दलित और वंचित समुदाय के सेनानियों के सम्मान में नारे लगे। कार्यक्रम की पासी समाज के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी पर केंद्रित था। यूपी की राजनीति में पासी समाज बेहद अहम है। जाटों के बाद ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा दलित वोट बैंक माना जाता है। अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में पासी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। इस मंच का संचालन बाराबंकी के एससी रिजर्व सीट से सांसद तनुज पुनिया कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी के ठीक बगल में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम बैठे थे। गौतम खास तौर पर दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ आए थे। इन दोनों नेताओं का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी बहुजन स्वाभिमान सभा से एक दिन पहले दोनों नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने की कोशिश की थी। मुलाकात नहीं हो पाई। बाद में बैकफुट पर आई कांग्रेस ने इसे मायावती के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए की गई निजी यात्रा बताया और दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। यूपी में कांग्रेस का भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 जीती। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन 2027 में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि फॉर्मूला सीटों का नहीं, जीत का होगा। लेकिन दोनों दलों के रिश्तों में खींचतान लगातार बनी रहती है। इसे ऐसे समझिए कि जिस दिन अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहने की बात कर रहे थे, उसी दिन कांग्रेस को दो नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, बता रही है हमारी रिपोर्टर मौजू शेख। अब ये जो दो लीडर्स का विजिट था, ये इवन दो इन दोनों लीडर्स तनुज पुनिया की भी अगर बात करें, इनका कहना है कि इन्होंने ये पार्टी में मीटिंग कर रहे थे, इनको पता चला कि मायावती जी की थोड़ी सी शी इज नॉट कीपिंग वेल, उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो उनका कहना है हमने सोचा कि क्यों ना चलिए मायावती जी को मिलके चले आते क्योंकि उनका घर बगल में। अब गिवन इस सिनारियो में कोई भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में मतलब इस तरीके से एकदम से एक दो लीडर, उस जिसमें से एक नेशनल SC/ST डिपार्टमेंट का हेड है, वो उठे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मायावती के पास चले जाएं। तो ये इनका कहना है। इवन दो अविनाश पांडे जी से बात हुई, जो कि इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के यूपी के और यूपी के भी हैं, तो उनका कहना है कि इसमें पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। और हम लोगों ने उनसे जो है इवन उनसे एक्सप्लेनेशन भी सीख किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से कैसे कर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब जरा यूपी में कांग्रेस की राजनीति समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पारंपरिक आधार ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर टिका था। लंबे समय तक ब्राह्मण नेता पार्टी का चेहरा रहे, जबकि दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। लेकिन 1990 के बाद मंडल राजनीति, राम मंदिर आंदोलन और क्षेत्रीय दलों के उभार ने यह समीकरण तोड़ दिया। दलित वोट बसपा की तरफ आया, मुस्लिम और ओबीसी वोट सपा की तरफ, जबकि सवर्ण वोट भाजपा के साथ जुड़ गया। इसके बाद कांग्रेस ने सामाजिक संतुलन की रणनीति अपनाई। कभी ब्राह्मण चेहरों को आगे किया, शीला दीक्षित के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो कभी दलित नेताओं को संगठन की कमान सौंपी। अब कांग्रेस दलित, संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों के सहारे नया आधार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति में पासी समाज अहम हो जाता है। यूपी में पासी समाज सबसे बड़ी दलित जातियों में से एक है।
लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में ये निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। मौजूदा लोकसभा में यूपी से पासी समुदाय के 8 सांसद हैं। इनमें से सपा के 5, भाजपा के 3 हैं। पासी वोट बैंक सभी पार्टियों के लिए इतना जरूरी क्यों है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर असद रहमान। आज आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने वीरा पासी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, 1857 की जो लड़ाई हुई थी पहली अंग्रेजी हुकूमत से, उसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, ऐसा रायबरेली और आसपास के जिलों के लोग मानते हैं। हालांकि इनका उतना मेंशन इतिहास में नहीं है, और आज मैंने इस पे काफी रिसर्च करने की कोशिश करी, मैंने गजेट पढ़ने की कोशिश करी जो ब्रिटिश टाइम के लिखे हुए थे, बट इनका उतना मेंशन नहीं है। बट रायबरेली और आसपास के जो जिले हैं, वहाँ जो पासी समाज है वो इनको स्वतंत्रता सेनानी मानता है और इनको एक तरह से एक आइकॉन अपना मानता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव के बाद 2024 में ऐसा कांग्रेस मानती है, और ये नतीजों में भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो दलित समाज था उसमें उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के वोट डाला था। तभी उनकी सपा की 37 सीटें आई थी लोकसभा में और कांग्रेस की 6। और ऐसा पहली बार हुआ था 2014 से कि यूपी में भाजपा पीछे रह गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूपी की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।